हेलो एंड वेलकम टू मद्दे मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा साहब। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के अहम टॉपिक्स पर। कौन बनेगा नया चीफ जस्टिस? चंद घंटों में फैसला मुतवक्को है। पीटीआई को मनाने की तमाम तर कोशिशें नाकाम। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का बंद कमरा इजलास दोबारा शुरू हो चुका है। 3 सीनियर जजेस में से कौन बनेगा आला अदलिया का सरबरा? आज सबकी नजरें पार्लिमानी कमेटी पर जम गई हैं। 26वीं आईनी तरमीम पास होने के बाद वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने पूरा मुल्क बंद करने की धमकी भी दे दी है। अदली आज़ादी तहरीक शुरू करने का भी ऐलान कर दिया गया है। बानी पीटीआई से गद्दारी करने वालों को बुरे अंजाम की वार्निंग भी दे दी गई है। खान की रिहाई में नाकामी पर फट पड़े। क्या पीटीआई एहतजाज के जरिए वफाकी हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर कर सकेगी? दूसरी तरफ रस्सी जल गई पर बल ना गए। 2/3 अक्सरियत से 26वीं आईनी तरमीम पास कराने के दौरान के 2 दिन बाद वुज़रा और सेनेटर्स का सेनेट को अहमियत देने से इनकार। वक्फा सवालात का जवाब देने के लिए वुज़रा ही गायब। पीपल्स पार्टी का शदीद एहतजाज। नामवर सहाफ़ी अरशद शरीफ को बिछड़े 2 साल बीत गए। कातिल आज भी आज़ाद हैं। हुकूमती गैर संजीदगी की वजह से अहले खाना को 2 साल से इंसाफ ना मिल सका। आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कॉलम निगार सियासी तज्जियाकार हफीजुल्लाह न्याजी साहब। अस्सलाम वालेकुम न्याजी साहब। वालेकुम सलाम जी। आपको आवाज़ क्लियर आ रही है? बिल्कुल ठीक आ रही है जी। न्याजी साहब बताइएगा, आपके अंदाजे के मुताबिक आज जो है वो इस 26वीं आईनी तरमीम के बाद अब इजलास जारी है। क्या उम्मीद कर रहे हैं? क्या आपका अंदाज़ा है? इतनी बड़ी तरमीम आ गई, इतनी बड़ी एक्सरसाइज जो है वो हो गई, अभी भी सीनियर मोस्ट जो जज हैं उन्हीं को लगाया जाएगा या फिर या आफरीदी आपको लगता है कि हुकूमत की चॉइस होंगे? मेरे ख्याल है मैं इससे ज्यादा मुश्किल सवालात के जवाब दे चुका हूँ। मैंने कहा था कि इमरान खान साहब को मामू बनाया जा रहा है उनकी अपनी पार्टी का। आप ही को में कहा था जी। और फिर मैंने ये भी कहा था कि जी आप देखेंगे कि मौलाना फजल रहमान, पीटीआई, हुकूमत, इत्तेहादी सारे एक ही पेज पर हैं। अब मुझे बताएं कि कोई चीज ऐसी हुई है कि जिसके अंदर पता चला हो कि इससे जो है आईनी तरमीम में कोई रखना डाला गया हो। मगर रोजाना ये जरूर होता था कि धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी। मेरे ख्याल एक दफा हमने प्रोग्राम किया था, उसे एक दिन पहले को मौलाना मोहतरम की बड़ी जबरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस आई थी। मैंने कहा जी आप बस समझे कि ये भी जरूरी है। फिर तरमीम से 2 दिन पहले रात को, आधी रात को मौलाना ने कहा कि ये अगर आप बदमाशी करोगे तो हम भी करेंगे। तभी मैं कोई इतना मुतासर नहीं हुआ था, क्योंकि बहरहाल तहरीक इंसाफ को साथ रखना या उसका तासुर देना कि वो पूरे प्रोसेस का हिस्सा है, तो उसमें ये सारी बातें जी कि हमने इतनी तरमीम करानी थी या इतनी कम कर दी है। मेरा ख्याल जो कुछ उनको चाहिए था वो उन्होंने वही कराया है। और जब आप आईनी बेंच बनाते हैं आईनी तरमीम करके, तो आपको जो हासिल करना होता हो गया है। उसका नाम आईनी अदालत रखे, नाम में क्या रखा है? जब ये कोई कानून नहीं बना, ये आईन ने बनाया बेंच। इसकी अपनी एक एंटिटी, एक अपनी शनाख्त है। अब जब चीफ जस्टिस है, तो अगर ये तो चीफ जस्टिस का अपना होता तो शायद ये नीचे जो सीनियर 3 जज में से एक जज का बनना जो है वो तरमीम ना होती। लेकिन जब आपने आईनी बेंच को कहा कि जी सुप्रीम कोर्ट का जो सिटिंग चीफ जस्टिस है वो उसको हेड करेगा, तो फिर ज़ाहिर है उन तीनों में से भी उन्होंने 5 करना चाहते थे। तहरीक साहब ने कहा 3 करें। 12 इसके बारे में तहरीक साहब ने खुद बताया कि हम ऑन बोर्ड थे। फिर मुझे ये बताएं कि जब गाहे बगाए तहरीक इंसाफ, कौन सा वाक़या है कि जिसके अंदर तहरीक इंसाफ ने इस सिस्टम को एंडोर्स नहीं किया पहले दिन से लेके आज तक? और ये जो आप कह रहे हैं जी कि उनका जो क्लोज डोर हो रहा है और कौन बनेगा चीफ जस्टिस, अब इसके अंदर कोई जिसको अगर फर्ज किया नंबर 1 कोई बनाएंगे तो नंबर 1 ही के लिए उन्होंने तरमीम की होगी, क्योंकि इस तरमीम के बाद ये चॉइस के कौन सा चीफ जस्टिस इस वक्त हुकूमत या जिन लोगों ने इतनी मेहनत शाखा के बाद तरमीम करवाई है, तो वो अब इस पे तो नहीं कंफ्यूज होंगे ना किसको चीफ जस्टिस बनाना है।
अगर उनके सामने चीफ जस्टिस मसूद शाह साहब है तो उसको बना देंगे। मेरे नजदीक अब ये इम्पोर्टेंट नहीं है, अब ये उनके अपनी सहूलत है। उनको अगर या अफरीदी साहब करते हैं जिसका ज्यादा इम्कान है तो या अफरीदी साहब को बना देंगे। इम्कान भी है लेकिन इसमें वजूद अगर नाम ही बनाए तो दूसरा भी जिसको बना रहे होंगे उनको वारा खा रहा होगा 100%। तो ये बताइएगा न्याजी साहब, आपसे जो है वो 26वीं आईनी तरमीम होने के बाद पहली दफ़ा जो है वो बात हो रही है, तो हुकूमत तो ये दावा करती है कि अब ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए जो है वो ये तरमीम की गई है। आपके ख्याल में कि वाकई ये इसके बाद जुडिशरी इंडिपेंडेंट हो जाएगी या आपको लगता है कि मजीद सियासत ज़्यादा हो जाएगी? मेरे ख्याल में सियासत ज़्यादा तो खैर क्या होनी है, क्योंकि इस जुडिशरी ने जो पैसे भी करने हैं, जो भी करेंगे, जिसके हक में करेंगे, फ्री के मुखालिफ ने उसको आड़े हाथों लेना। भाई काजी फैज ईसा सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बने उनको 10-11 साल हो गए। लैटेंट स्पिरिट में उन्होंने 1 ही साल काम किया और वो अक्टूबर 2023 से लेकर अक्टूबर 2024 तक किया। उनका जो हश्र नशर किया गया है, मैं कौन सा ऐसा फैसला, मैं तहरीक इंसाफ वालों को पूछता हूं कि जो उनकी तबीयत पे ग्रां गुजरा है, जिसका आज आपने देखा है कि उन्होंने अपना इख्तिलाफी नोट भी लिखा है, तो कितनी वजाहत के साथ हम इख्तिलाफ कर सकते हैं। ये तो नहीं है कि कोई बंदा आईन रोन के मुझे सहूलत दे तो मैं उसके मरने के बाद कब्र के पे भी जो है ना सेरे चढ़ाऊं, और जो बंदा जो है आपके मौकफ पे, आईन के सामने आपके मौकफ पे पजीराई ना करे तो आपको जिंदा गाड़ने की कोशिश करे। मैं कहते जो हकीकत यह है कि पाकिस्तान में जब वर्क लिखेगा ना तो काजी फैज ईसा को पाकिस्तान के जस्टिस कानीस के साथ जाके रखेगा, किसी को पता ही नहीं है कितना बड़ा जज है। ये ना होता, मैं दोबारा दोहराता हूँ, कई दफा कह चुका हूँ कि 8 फरवरी का इलेक्शन मुझे करा के दिखा देता, लेकिन ये नाशुक्र की कौम है, ये कभी ये कहती नहीं, ये कहते नहीं चीफ जस्टिस वो हो जो इमरान खान साहब फरमाते हैं, जो मैं कहता हूँ वही फैसला करे। जी आज हुकूमत का भी होना चाहिए, वो थोड़ा कम हो गए, उनमें शिद्दत नहीं होगी। तो क्राइसिस ये है जी कि इस वक्त जो सूरत हाल है जुडिशरी की, वो सियासत ज़दा इसलिए कि सोसाइटी पूरी पोलराइज हो चुकी है और इसके अंदर डिवीजन हो चुकी है। हर फैसला जो एक फरीक को वारा नहीं खाता वो उसको आड़े हाथों लेगा, और जिस फरीक को वारे खाता है वो उसको अपने सर का जूबर बना लेगा उस फैसले को। इसलिए इसमें कुछ नहीं है कि कौन क्या करता है, लेकिन अमलन ये है कि जुडिशरी जो समझ रही थी और जैसे क्वेश्चन दिए थे और ये बताने को कहा जाए कि 30 अक्टूबर तक जो है ये हुकूमत जो है खत्म हो जाएगी, और ऐसे ऐसे दावे आने शुरू हो गए थे कि जो बंदा लड़ जाता था कि पाकिस्तान आया किसी बहुत बड़ी जंग जिधर का शिकार होने वाला है, या पाकिस्तान में बड़े बड़े इदारों को जो है वो गिरफ्त में ले आया जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि वो उसका मंतकी नतीजा तरमीम थी, और तरमीम के बाद जो है कम अज कम जुडिशरी जो अपने आप को समझ रही थी कि ऑल माइटी जी, कि उन्होंने कहते हैं माइट इज राइट, तो उन्होंने कहा नहीं, राइट इज माइट, और उन्हें राइट वही है जो हुकूमत वक्त कर रही है। जी बहुत शुक्रिया सर आपका, यह सब आपने बड़ा तफसील से इसका एनालिसिस किया। अभी आपने काजी फैज ईसा साहब की बात की, वाकई बड़े उनके कुछ फैसले थे जो अनपॉपुलर थे लेकिन मुश्किल फैसले थे। वही ऑफ कोर्स जो आपने भी बात की, जिसके खिलाफ वो फैसला जाएगा वो तो रोला डालेगा, वो तो नहीं मानेगा अपनी जगह पे। आपने भी एक उनको बड़ा क्रेडिट दिया कि उन्होंने ये इलेक्शन करवाए, अदरवाइज़ वो नहीं हो सकते। तो बिल्कुल ठीक बात है, उन्होंने ये डेट लेकर दी थी। आरिफ अलवी साहब जो बड़ी आजकल वो बड़ा सामने आए हुए थे, बहादुर आए माशाल्लाह, वो भी डेट नहीं दे सके थे। इमरान खान साहब उनसे भी नाराज़ हो गए थे, अब सदर बैठे हुए डेट नहीं दे रहे। इसके बावजूद उन्होंने काजी साहब ने डेट लेकर दी इलेक्शन कमीशन से, हुकूमत से, वो अपनी जगह पे। लेकिन वो इलेक्शन हुए जो पीटीआई को एतराज़ है या खान साहब को एतराज़ है कि हमारे इलेक्शन चोरी हुए, हमारा बल्ला भी किया, हमारे बंदे भी गए, हमारी पार्टी का मतलब है वो उसको ख़त्म कर दिया गया, और उसके बाद एक धांधली हुई, उसमें रिग्ड इलेक्शन हुए। तो हमें तो उम्मीद थी कि हमारी पार्टी दोबारा वापस में आएगी, ये पीटीआई की मैं बात कर रहा हूँ, और हम पावर में आएंगे, खान साहब भी रिहा होंगे। तो इस तरह की तो कोई चीज़ इन इलेक्शन के नतीजे में तो वही नवाज शरीफ साहब, वही शहबाज शरीफ साहब, वही जरदारी साहब, वही बिलावल साहब वो वापस आ गए। तो इन इलेक्शन को अगर उन्होंने कराया भी है तो उसका बेनिफिशरी तो ये सारे इस वक्त मौजूदा हुक्मरान है, इमरान खान साहब या उनकी पार्टी का तो नहीं है। तो उनको तो एक थोड़ी सी जेन्युइन ग्रीवेंस उनको फील नहीं होगी, वो समझेंगे कि जनाब इन्हीं की उसमें सरबराही में ये बैठे थे, हमारे साथ ये सारी पॉलिटिकल ज्यादतियाँ कर गई और कोई उन्होंने नोटिस नहीं लिया, कोई इंसाफ देने की कोशिश नहीं की काजी साहब ने। सर
देखिए पहले तो ये जो वही लोग आ गए, वही जो है ना नवाज शरीफ, वही जरदारी, तो ये वही का इतना आजादाना इस्तेमाल है कि मैं ये कहूंगा कि फिर वही इमरान आ जाता, और ये अगर सारे वही ना आते तो फिर कौन आता? कोई भी ना आता, फिर वही फौज आ जाती। मेरा ख्याल है कि इस वही से जरा थोड़े हटके देखें, इलेक्शन क्या सुप्रीम कोर्ट कराती है? इलेक्शन आइन के अंदर इलेक्शन कमीशन जो है वो क्या सुप्रीम कोर्ट के अंदर है? मतलब ये तो है कि सुप्रीम कोर्ट कहने को तो 19वीं तरमीम जो थी, असेंबली को हुक्म दिया गया डंडे के ऊपर कि आप ये तरमीम करें कि आपने कोई रोल अदा नहीं करना, उसे सुप्रीम कोर्ट ने तो क्या पार्लियामेंट को भी अपना उसने जो है बनाया हुआ था, जिसको कहना चाहिए कि महताज इदारा बना दिया था। इलेक्शन कमीशन को भी कह रहे हैं कि ये करें। काजी फैसला साहब ने एक ही फैसला किया है, जो एक फैसला वो ये है कि तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान नहीं दिया। अच्छा, आप देखें कि तहरीक इंसाफ जो है ये मुझे खुद बताएं कि अगर ये इलेक्शन उनके इतने फेयर थे जो उन्होंने दिए थे, तो दोबारा क्यों करवाए? और जो हुआ एंड क्राई हुआ, और तहरीक इंसाफ खुद बताते हैं, और मैं हकीकत अंदर की बात जानता हूँ, मैं उनसे पूछता हूँ, जो बहुत असूली लोग हैं तहरीक इंसाफ के, अपराइट लोग हैं, जो पब्लिक में जा रहे हैं, हमारी पार्टियों में थोड़े बहुत सियासत के अंदर जो लोगों से कॉम्प्रोमाइज होते हैं, उनसे पूछा है कि मुझे बताएं कि इलेक्शन हुए थे ये नहीं हुए? कहते नहीं। या इलेक्शन जो है वो लेटर स्पिरिट में हुए, तो कहते बाकी पार्टी कराती है। मैंने कराती होंगी, उनको भी करना चाहिए, लेकिन मैं ये आपसे पूछा कि नहीं हुए। अब काजी फाइसा इलेक्शन कमीशन तो यही फैसला किया है कि पार्टी जो इलेक्शन वो नहीं हुए, और इलेक्शन कानून है, बाय लॉज है कि जिस पार्टी का इलेक्शन नहीं है उसको सिंबल से महरूम रखा जाएगा। और उन्होंने ये कहा था कि उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि तहरीक इंसाफ के नाम के साथ आप पार्टी का नाम भी नहीं दे सकते। ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात यह है कि जी काजी फैसला के साथ जो उन्होंने जो उनका ये था कि जी क्यों नहीं इन इलेक्शन के ऊपर सो मोटो लेके, क्योंकि सो मोटो की आदत पड़ी थी, जो है नजीबुल तरफैन साकिर में साहब, जो मेरा ख्याल है आज पाकिस्तान के अंदर तो मुंह उठा के चलने के काबिल नहीं है, से लेके फिर गुलजार साहब आए, खोसा साहब आए, हमने क्या नहीं देखा चश्म तस्वर ने, फिर बंदयाल साहब ने। खैर जिमनी बात यह है कि बंदयाल साहब ने एक इलेक्शन का भी फैसला दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने, जिसको इंप्लीमेंट भी नहीं करा सके, ना इस्तीफा दिया जब 13 मई 2023 को इलेक्शन हुए, और ना उन्होंने वो इलेक्शन कराने के लिए हुक्म जारी किया, ना कि जब कंटेम्प्ट लगाई। ये तो उनकी लेगेसी छोड़ के गए हैं कि इलेक्शन का हुक्म दिया हुआ था उसके इंप्लीमेंट नहीं करा सके। ये जो दूसरा बेंच है जिन्हें जो बैठ के कोर्ट में ऐसे जंग लड़ रहे हैं बैठ के, भाई आप फैसला दे दिया, वजाते देते फिर, और इस डर से कि तरमीम से पहले सब कुछ दे दिया जाए। भैया मेरे फायदे में आएगा, आप लोग जजेस सारा दिन जजेस की बात हो, न्याय तो ये काजी साहब का ये फैसला जी, तहरीक इंसाफ का काजी साहब जो है, जब काजी साहब का केस जाएगा, फर्ज किया से चला जाता है, कहीं से उठता होगा, 199 के तहत हाईकोर्ट में अपनी आती है और फिर सुप्रीम कोर्ट तक जाती है, या इलेक्शन कमीशन को फैसला देता है और सुप्रीम कोर्ट में आप जाते हैं या हाईकोर्ट में जाते हैं, तो जाहिर है तब तो करते। लेकिन उनको यह कि नहीं, इलेक्शन को खोले काजी साहब, जो आदत पड़ी हुई है ना। तो मुझे ये बात समझ नहीं आती कि काजी साहब के साथ जो ग्रीवेंसेस थे, ये मेरा ख्याल है कि अल्लाह ताला की तरफ से आसिम मुनीर का, जन आसिम मुनीर का चीफ बनना, जिनमें वो कोई कसूर नहीं है, और काजी फायजा का चीफ जस्टिस बनना, और जिन लोगों के लिए सारी तगदो हुई थी, अगर वो नहीं बनते और महरूम रह जाए चीफ जस्टिस बनने से या भी चीफ बनने से, तो इससे बड़ा क्या होता है, जो मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था और वायरल हो गया था कि अल्लाह मियाँ का हाथ था इसके अंदर। ये अल्लाह मियाँ ने इस निजाम अपने हाथ में लेते बताया था कि तुम लोगों की साजिशें जो होती है, वमाकरू फवाकरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, ये मेरा जो तदबीर है तुम करते रहो 100 जमीन के ऊपर, मैं फिर तदबीर करके बताऊंगा। ये अल्लाह ने की। मुझे ऐसा है कि जो वो जो होता है ना कि स्नैचिंग फ्रॉम द जॉब, उनके जबड़ों से इनके अपॉइंटमेंट हुई, जनाब आसिम मुनीर की भी, और जबड़ों से निकाल के अपॉइंटमेंट हुई चीफ जस्टिस की, काजी फैसला की। भाई कसूर क्या है? आप लोगों का चीफ जस्टिस जो है वो एक, मेरा ख्याल है कि मुझे तो हकीकत है इस बात की कोई नहीं है कि कौन क्या एग्रीड है, लेकिन मुझे ये अफसोस होता है कि जो तहाई पाकिस्तान के जो साबित किए जिन्होंने कि तहाई जेंटलमैन है, जो जिनके कंडक्ट साबित किया है,
कतई नजर इसके कि उनके ऊपर इतना उनको पर्सनलाइज कर दिया गया है कि उनको अगर वो पर्सन हुए नहीं होना चाहिए, न जनात मुनी को पर्सन होना चाहिए ना काजी फैज को, अगर हुए तो ह्यूमन नेचर है। आप सुबह से लेकर शाम तक ये आपके सामने किए, इसके क्या हशर किया इस फोन ने इन दोनों लोगों का, और काजी साहब का तो 6 साल से कर रहे हैं। जब वो बेचारों को ये कभी सुना था कि साकिब निसार वैसे केस नहीं दे रहा था, और जब गुलजार साहब बने, ये मैं इसी कहते इंपॉर्टेंट है कि काजी साहब चंद दिन बाद रिटायर हो जाना है, तो मेरे कहता हूँ कि ये रिकॉर्ड ट्रिब्यूट जाने देंगे उनको हम अप्रिशिएट कर रहे हैं इस मुल्क में जो टाइम गुजारा। आपने जाके इस जो जस्टिस गुलजार की सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, कभी ये भी देखे कि जज को आप जो है इनकैपेसिटेट कर दें कि काजी फैज हुकूमत के, इमरान के, फौज के केस नहीं सुन सकता। क्यों भाई, ये क्यों फैसला किया आपने सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने? किसी केस के अंदर कोई 100 मोटर ना ले 184 की, तो ये ऐसा मजाक खिलवाड़ करके आप इनको समझिए। इस खिलवाड़ के अंदर शिकस्त उन्हीं की होनी थी जो कमजोर थे। अच्छा नहीं साहब, ये बताइएगा, आपने बड़ा तफसील से इसका काजी साहब के हवाले से मेरा ख्याल है यू आर वन ऑफ वेरी फ्यू जो उनको इस तरीके से अप्रिशिएट करते हैं। अदरवाइज तो जैसे मैंने कहा उनके फैसले इस तरह के जो अगेन आइन और कानून पे होंगे, आप कह रहे हैं या बाकी लोग कहते हैं, लेकिन इस तरह पब्लिकली शायद वो पॉपुलर फैसले नहीं कर सके जो आपका ख्याल है लोगों को पसंद थे। अब मुझे ये बताएं, मैं एक और सवाल, जी जी एक मिनट, मैं तो कहता हूं कि उनको पार्लियामेंट के अंदर उनके बारे में रेजोल्यूशन पेश की जाए जिस तरीके से उन्होंने आइन की और पार्लियामेंट की हिफाजत की है, उसको अहमियत दी है और उसके मुताबिक चलने की कोशिश की है। ये पार्लियामेंट को पहली दफा किसी जज ने की अहमियत दी है। प्लीज अच्छा ये बताइएगा, थोड़ा सा टॉपिक को आगे लेकर चलते हैं सर, कि अब हुकूमत जो चीफ जस्टिस लगा रही है वो अगर या फरीदी साहब को लगाते हैं तो ये या फरीदी साहब के लिए भी मुश्किल पैदा नहीं हो जाएगी, क्योंकि हुकूमत के हाथ में ऑप्शन है। पहले तो ये होते सीनारिटी बेस होता था, हुकूमत का कोई जज जो है वो हुकूमत को ये जवाबदेह नहीं था या हुकूमत का एहसानमंद नहीं था। अब तो जो भी जज लगेगा वो तो हुकूमत का एहसानमंद समझा जाएगा। जैसे आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट होते हैं, 3 नाम जाते हैं, 3 में तो आपकी दफ़ा आपको लगता नहीं है जो भी जज बनेगा वो दबाव में होगा कि अगर मैं हुकूमत के हवाले से केसेस पे सख्त स्टांस नहीं रखता तो समझा जाएगा कि जनाब कि मैं, क्योंकि उन्होंने मुझे जज लगाया है, चीफ जज लगाया है, लिहाजा मैंने सॉफ्ट रहना है। अगर उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस उन्होंने आगे मेंटेन करनी है तो हुकूमत के खिलाफ फैसले देना शुरू कर देंगे। तो ये तो डबल एज्ड स्वॉर्ड है कि जो भी जज बनेगा उस पर तो दबाव होगा कि हुकूमत ने हमारे पर ये अगेन हमारे पे बहुत बड़ी फेवर की है और हमने उस फेवर को वापस करना है। तो इस तरह मीम का ये नुकसान आप नहीं देख रहे कि जजेस ये जजेस सबान एक तो लॉबिंग में पड़ जाएंगे फ्यूचर में, दूसरा थोड़ा सा दबाव में होंगे कि जनाब हुकूमत का जो ठप्पा हम पे लग रहा है हमने ठप्पा नहीं लगने देना और हमने सख्त फैसले करने हैं। साहब, हमारे जो जिस्म है ना, जितने आज़ा हैं, इनको कंट्रोल हमारा दिमाग करता है सर, लेकिन इनका जो तवाज़न है ना, मतलब आप खड़े होते हैं, आप बैठते हैं, आप हाथ आसमान पे ले जाते हैं, जमीन पे ले जाते हैं, ये क्या आपका जिस्म का जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी जिसको मरकज़ी शकल कहते हैं, ये उसे रखा हुआ होता है। अब पाकिस्तान का जो सेंटर, जो बॉडी ऑफ पाकिस्तान है, उसका जो मरकज़ी शकल है वो इस वक्त डिस्टर्ब है। आप थोड़ा सा जब जहां तक आपका जो पॉलिटिकल सिस्टम है, आप जब पॉलिटिकल सिस्टम को आप जब पॉलिटिकल सिस्टम को जो है इसके अंदर कोई दखल देते हैं पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, तो करते हैं, तो वो कहते हैं जी यहाँ पे सिविलियन की ये तकालीफ है, परेशानी है, तो फौजी आ जाते हैं। जब फौजियों की आती है तो वो ये करते हैं, इसी कानून पे आप यहाँ तक पहुंच जाए। यही अदालत का और रहा है, असेंबली का है। किसी जमाने टोटल एग्जेक्टिव के कंट्रोल में होते थे। असेंबली जो है अयूब खान का जो कौन नॉमिनेट करता था, बहुत सारी जगहों पे आप देखेंगे जजेस की नॉमिनेशन में एग्जेक्टिव का रोल था, फिर उसको अनडू किया गया, आपने अदालत को लेके। अब उनके खिलाफ जो ग्रीवेंसेस है, मेरे इफ्तिखार चौधरी साहब जो है, जो मेरे तो उनके खिलाफ इतने ग्रीवेंसेस नहीं है, लेकिन सियासतदानों के, तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम नून, मुकला की सारी तंजीमें, बार काउंसिल्स, एसोसिएशन, कौन है जो उनके बारे में जो उनकी जो यकसुई नहीं है कि वो उन्होंने अदालती निज़ाम को तबाह करके गए। तो क्यों किया? यही हो रहा था। लेकिन उस वक्त शायद मुस्लिम नून ने तो ना बोली हो कि बेमो गेट में पीपल्स पार्टी
जो थी वो चली जा रही थी। फिर उसके बाद नवाज शरीफ साहब जब चले जा रहे थे और जब ये दूसरे कोर्स शुरू है तो फिर उसके बाद तो मसला ये है कि ये अब कहना पाकिस्तान में कि कौन किस पे हावी है, ये कन्वीनियंस है। मतलब आप मुझे बताएं कि आज बड़ी आ रही है जी, फलां भी कह रहे कि ये सियासतदान कंट्रोल में चले गए, ये झूठ है सबसे ज्यादा। ये कह दें कि पार्लियामेंट के कंट्रोल में चला गया है। अब इसमें क्या है, पार्लियामेंट सियासतदान बैठे हैं, मतलब पार्लियामेंट का लफ्ज के क्यों आप नहीं कहते? ठीक है, कह दें कि पार्लियामेंट में सियासतदान जो उसको काबू कर रहे हैं, तो क्या इस मुल्क को इलेक्टेड जजों को किया है या पार्लियामेंट को किया गया? ठीक है कि पार्लियामेंट के अंदर ये जरूर है कि आप अदालती निजाम को इसका आपके शुरू में जो है प्रियम्बल्स में है कॉन्स्टिट्यूशन के, क्या अदालत या पाकिस्तान की जो नजरियात या उसकी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है तो उसके जो प्रिंसिपल गाइडलाइन को नहीं ला सकते। तो मैं सिर्फ मुख्तसरन अर्ज कर दूं कि आप जो कहते हैं कि इससे तवाज़ुन खराब होगा, इस तवाज़ुन का ये तवाज़ुन 70 साल से अल्लाह के फजल करम से हमने बिगाड़ दिया है। पहले निज़ाम के अंदर फौज के सिविल मिलिट्री रिलेशन में, उसके बाद जुडिशरी का निज़ाम भी ऐसे चलता रहा। आपसे सर आपसे सर जी गप चलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया सर। तो मेरा ख्याल है अगली दफ़ा जब बातचीत होगी तो कोई ना कोई चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट हो चुकी होगी और आपसे उनसे रिलेटेड सवालों जवाब करेंगे। मेरा ख्याल आपने ब्रेक लेनी होगी। जी बिल्कुल, ब्रेक का वक्त हुआ है। इसके बाद हम प्रोग्राम का सिलसिला जारी रखेंगे। सी यू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक।